जब पुणे आया तो वेरी फर्स्ट टाइम मुझे ये मालूम पड़ा, जब उसके घर में मैं एंट्री की तो मुझे मालूम पड़ा कि वो क्रिश्चियन है। मैं बहुत शॉक्ड थी, क्योंकि उसने अपने आप को जो है, वो जब भी मुझसे वो वीडियो कॉल पे बात करता था, उसके हाथों में कलावा होती थी, माथे पे तिलक होता था, कई बार मराठी टोपी पहन करके वो वीडियो कॉल पे आता था। मुझे फोटोग्राफ भी उसी टाइप के सेंड करता था। बातचीत में भी राम का नाम ज़्यादा यूज़ करता था, हे राम, हे प्रभु, हे भगवान। तो कभी भी ये इस एंगल से नॉर्मली कोई नहीं सोचता है, तो मैंने भी नहीं सोचा। यहाँ आने के बाद जब डे 1 वेरी फर्स्ट टाइम उनके माता पिता के घर में मुझे लेके गए, और मैंने वहाँ पे देखा कि पूरे चारों तरफ दीवारों में यीशु के, जीसस के, क्राइस्ट के, उनके धर्मों की चीज़ें, तो मैं थोड़ा शॉक्ड थी। उसके बाद उनके मदर फादर जो आए, तो मैं, हमारे संस्कृति में बड़ों के पैर छुआ जाता है, मैं उनका पैर जब छुई तो उन्होंने नो डोंट डू दिस, ये मत करो, एंड उन्होंने मुझे गले लगाया, और गले लगा करके फिर मैं एक ट्रे, बड़ा सा एक ट्रे में उनका जो बाइबल्स थे, बहुत सारी पुस्तकें थी, हॉली वाटर थे, कुछ फूल गुलदस्ते थे, कुछ पैसे की नोट्स की गड्डियाँ थी। 2 मेड वहाँ पे उनके घर के जो रेगुलर थे, उनको आई विटनेस बना के वहाँ पे 1.25 घंटा उनकी सेरेमनी चली, और उन 1.25 घंटे में उनके माता और पिता ने, दोनों ने म्यूचुअली प्रे करके एंड ब्लेसिंग्स वगैरह पढ़ के, उनके बाइबल, उनके क्रिश्चियन के पद्धति से हमारे विवाह किया। विवाह होने के बाद जो है, उन्होंने यही बात कहा कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी को मत बताना फ़िलहाल, क्योंकि विश्वजीत भी पहले से मैरिड था, और उसने मुझे ये बताया था कि उसका 3 साल से अपनी पत्नी के साथ कोई भी वास्ता नहीं, कोई संपर्क नहीं। उसकी एक बेटी है, और उनका डाइवोर्स का केस चल रहा है कोर्ट में, और अगले 2 या 3 महीने में कोर्ट केस ओवर हो जाएगा, डाइवोर्स मिल जाएगी। उसके बाद मैं तुम्हारा केस डाल दूँगा, क्योंकि मेरे पास एक इकट्ठा केस लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारा केस डाल दूँगा और तुम्हारा भी डाइवोर्स करा दूँगा। केस डालते ही हम लोग रजिस्टर्ड मैरिज कर लेंगे, टिल देन प्लीज़ कीप क्वाइट। ये चीज़ मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी। लेकिन जब हम अपने फ्लैट में आए, तब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम क्रिश्चियन हो। तो उसने वहाँ पे भी मुझे मैनेज किया, मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, तुम हिंदू हो चलेगा, मैं क्रिश्चियन हूँ चलेगा, मैं कभी तुम पे दबाव नहीं डालूँगा कि क्रिश्चियनिटी को अपनाओ, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करो। लेकिन हाँ, मेरे मदर फादर के सामने प्लीज़, मेरे फैमिली के सामने प्लीज़, कोई टीका तिलक नहीं करोगे, किसी भगवान का नाम नहीं लोगे, किसी मंदिर जाने की बात नहीं करोगे, या उनके सामने ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं करोगे, और घर में पूजा पाठ नहीं करना प्लीज़, जो है दिल में रखो। मुझे ये बाद में मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने अपने माता पिता को भी ये बात नहीं बताया था कि मैं एक हिंदू हूँ। उसके बाद जो है धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे प्रेशराइज मुझे किया गया क्रिश्चियनिटी को अपनाओ करके, लेकिन वो खुल के नहीं किया गया शुरू में। इन बिटवीन मेरे बच्चों को भी बरगला करके, मेरे बच्चों को भी काफ़ी विश्वास में लेकर के विश्वजीत ने यहाँ पे पुणे, लखनऊ से लेके आए। मेरी बेटी उस वक्त 16 साल की थी, मेरा बेटा 7 साल का था महज। तो मेरे बेटे को उसने इस तरह से मैनिपुलेट किया कि देख बेटा, तेरा असली पापा मैं हूँ, तेरा रियल फादर मैं हूँ। तो मेरा बेटा ने एक नॉर्मली मासूमियत में पूछा, नहीं अंकल, मेरे पापा तो वो है, आप नहीं हो, जो नेचुरल होता है। तो उसने कहा, नहीं बेटा, तेरे को नहीं मालूम, जब तेरा बर्थ हुआ तब मैं बाहर चला गया था काम से, इसीलिए जिसके पास रह रहे हो वो अंकल ने तुम्हारा टेक केयर किया, मैं हूँ तुम्हारा रियल फादर, मैं लौट के आया हूँ, पूछ लो अपनी मम्मा से। और चूँकि मैं इस बॉन्डेज में थी तो मुझे उसके हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। मैंने हाँ किया, मेरे बच्चे ने विश्वास किया, क्योंकि मम्मी ने विश्वास किया। बच्चे यहाँ आए, यहाँ बच्चों को ये बोला गया था कि मैं तेरा रियल फादर हूँ, एक पिता का जो प्यार होता है, स्नेह होता है, वात्सल्य होता है, वो सब मैं दूँगा, मैं पिता का जो जिम्मेदारी है वो निर्वाह करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा जो एक रियल मतलब फादर करते हैं। तो मेरी बेटी भी कन्विंस हुई, क्योंकि मम्मा जहाँ बच्चे वहाँ। बच्चे यहाँ आए,
हार्डली 15 से 20 दिन तक चीज़ें नॉर्मल रही। उसमें भी जो है मेंटल जो फ्रस्ट्रेशन था वो दिखने लग गया था। रीज़न यही था कि नीचे नीचे वो मुझे पहले से ही क्रिश्चियनिटी बाइबल स्टडी का क्यों नहीं कर रही हो, बाइबल स्टडी तुम कब से करना शुरू करोगे। उनके मदर कांस्टेंट मुझे जो है बाइबल स्टडी करो, चर्च जाओ, बपतिस्मा लो, ये चीज़ के लिए फोर्स करना शुरू कर चुकी थी 2020 के एंड से। उसके बाद जब बच्चे आए, बच्चे हार्डली 15-20 दिन तक चीज़ें नॉर्मली चलती रही, मेंटल फ्रस्ट्रेशन दिखने लगा। लेकिन उसके बाद जो है बच्चों के ऊपर उनका टॉर्चर चालू हुआ। उससे पहले तो मेरे ऊपर शारीरिक टॉर्चर उनका शुरू हो चुका था। लेकिन जब वो शारीरिक टॉर्चर करते थे तो शुरू में क्या करते थे, मारा पीटा, गाली गलौज किया, फिर बाबू सोना मोना जो नॉर्मली होता है, इमोशनल करके चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेना। मैं भी उसकी बातों में काफ़ी दिन तक आती रही। मुझे क्योंकि मेरी मजबूरी ये थी शुरू से कि मेरे पास घर अब नहीं है, दूसरा कोई जाने का जगह नहीं है। पहला घर छूटा, पहला समाज छूटा, सब कुछ छूटा, शहर छूटा। अब अगर मैं यहाँ पर कोई तरह का भी आवाज़ उठाई या कुछ भी कही, छोटी सी बात को अगर बतंगड़ बनाई, चलो ठीक है, नोक-झोंक हर परिवार का हिस्सा है, तो शायद मेरा ये रिश्ता टूट जाएगा, मेरे बच्चों को सरपरस्त नहीं मिलेगा, मैं समाज कहाँ से दूंगी, परिवार कहाँ से दूंगी। ये मेरा प्राइम मजबूरी थी। इसके बाद जो है मैं सहती गई। मेरे ऊपर जानवरों से भी बदतर हिंसा हुई। बहुत बुरी तरह से मुझे मारा गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उंगलियों के गिनती में मैं गिन नहीं इसके बता नहीं सकती कितनी बार मुझे मारा गया। इसमें 3 बार मेरी जान जाते जाते बची। मेरी किस्मत अच्छी थी बुरी थी मुझे नहीं पता, पर मैं जिंदा हूँ 3 बार बच के। उसके बाद मेरे बेटी के ऊपर जानलेवा हमला 2023 में किया गया। उसको बचाने गई तो मेरे ऊपर पुलिस का मुकदमा कर दिया गया कि मैंने जानलेवा हमला किया। उल्टा मेरे ऊपर पुलिस का कंप्लेंट डाला गया। मेरे घर में पुलिस आई, मुझे पुलिस थाने ले गई। 7 घंटा में पुलिस थाने में अकेले संघर्ष करती रही, बोलती रही। पहले पुलिस मेरे होकर के उसको डांट फटकार लगाए, बाद में पुलिस मैनेज हो गई और बहुत चीज़ें पलट गई देखते देखते। 1 घंटा जितना पुलिस मेरे लिए बात करी, उसके बाद 6 घंटा पुलिस उसके लिए बात करी, उसके लिए काम करी। अंततः ये हुआ कि मैडम आप जाओ फैमिली कोर्ट में जा करके ये मसला सुलझाओ, हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते हैं। रात के 1 बजे मैं पुलिस थाने से घर लौटी। उसके बाद से मेरे बेटी को उससे पहले भी लहूलुहान खून पानी की तरह हमारा बहा है। जब तक वो बंदा रहा 2020, 2021, 2022, ये 3 साल हमारे ऊपर बहुत भारी गुजरा, बहुत भारी। इसमें 2021 और 2022 हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भारी गुजरा है। हमारे साथ बहुत अनैतिकता हुई है। मुझे नायरोबी से ला करके गौमांस खिलाने की प्रयत्न की गई ज़बरदस्ती। दिखा तू क्रिश्चियन है, तूने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, साबित कर, खा ये गाय का मांस है। मैंने कहा मैं जान दे दूंगी, तू मुझे 5 बार मार दे, पर मैं गौ मांस नहीं खाऊंगी। तुम्हारे धर्म को मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको ले करके बपतिस्मा लूँ, अपना धर्म छोड़ूँ। मैं अपना हिंदुत्व कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा कहना था, जिस पर मुझे शायद हम इंसान जानवरों के साथ भी इतना बदसलूकी नहीं करते हैं जितना बदसलूकी से उसने मुझे मारा पीटा, मेरे बेटे को मारा पीटा, मेरा ये हाथ तोड़ दिया, पूरा हाथ ये मेरा डैमेज है, ये कलाई टूटी हुई है, ये फिंगर टूटी हुई है, ये शोल्डर मेरा डैमेज है। इस हाथ से मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा ये सर इस जगह पे 6 प्लेट इकट्ठे करके कांच का मेरे सिर पे दे मारा। ऐसा कोई शायद मेरे ख्याल से पहलवान भी नहीं करेगा, वैसे मुझे मारा गया। इस कोहनी से मेरे बैक साइड का रिब केज का जो हड्डी है उसके अंदर का टेंडर इशू जो है वो स्वेलन है, उसमें
जीवन पर्यंत के लिए घाव दे दिया। मैं झुक के कोई काम नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है कि उसने पूरा मेरे को शारीरिक नुकसान इतना किया है कि अब उसको रिकवर हम नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चों के साथ भी वैसा ही किया है। बेटी का चरित्र पे ऊपर उंगली उठाया, मेरे चरित्र के ऊपर उंगली उठाया, मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगाया, मेरे बेटे को पागल साबित करने की कोशिश किया। और डॉक्टर था, चूँकि MBBS डॉक्टर था, तो इस वजह से चीज़ें वो बहुत आसानी से मैनेज करता था। इंजेक्शन, मेडिसिन, सब कुछ वो घर पे ले आके रखता था। जब मेरे ऊपर अत्याचार करता, घाव देता, जख्म देता, खुद ही उसका दवाई भी करता, मरहम पट्टी भी खुद ही करता, और करते समय हमें इमोशनल करता, ब्लैकमेल करता। और 2 बार तो ऐसा भी किया कि उसने हमें जान मारने की धमकी दी कि अगर कहीं पे भी बात बाहर गई यहाँ से तो आप घर से नहीं, दुनिया से विदा हो जाओगे। ये उसकी वर्ड्स थी। मेरे बच्चे मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन के सामने आ गई थी, क्योंकि अभी अगर मैं अकेली होती तो शायद बहुत कुछ कर पाती थी, लेकिन बच्चों को लेकर मैं फंस गई। मैं चुपचाप सहती रही। 2022 में मेरे को ऐसी स्थिति उसने कर दी थी कि मेरे मन में बार बार जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी। ऐसा लगता था कि बस ख़त्म कर दूँ अपने आप को, कि मैं कहाँ आके फंस गई हूँ। लोगों पे भरोसा करना अब शायद इस दुनिया में और इस समय में नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत गलत इंसान के चक्कर में फंस गई। लेकिन बच्चे मेरी मजबूरी थी, क्योंकि उनका शक्ल देखती थी, उनका फेस देखती थी, तो मुझे ऐसा खुद से सवाल आता था कि इन्होंने क्या गलत किया। इन्होंने अपनी माँ के पीछे पीछे ही तो चले हैं। अब 2023 वो मुझे पार्क स्ट्रीट, जहाँ मैं रह रही हूँ, वहाँ छोड़ करके चला गया। जानलेवा हमला किया, सीन क्रिएट किया, मुझे पुलिस थाने में बेइज्जत किया, बहुत हराश हुई मैं। और उसके बाद वो चला गया 1 जनवरी को। उसके बाद से पूरा साल उसने मुझे फाइनेंशियल टॉर्चर किया, उसने मुझे मेंटल टॉर्चर किया। उस दौरान मैंने अपने आप को बहुत 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 कठिनाई से, बहुत मुश्किल से संभाला, मगर मैंने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि उसका धमकी, मैं जहाँ तू रह रही है वो घर भी तेरे से छीन लूँगा, 1 रुपये भी तेरे को नहीं दूंगा, तो लोग सड़क पे आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा किया, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है तेरे बच्चों को ख़त्म करना। 2 बार मिला, जुलाई में मिला, दिसंबर में मिला, दोनों बार उसने सेम चीज़ मुझे बताई कि बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और इस बीच वो अपना मनमानी करता रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अकेले उसके रडार में नहीं थी। 2018 से 17 एंड से 18 और 2020 तक में उसने कई लड़कियों को फांसा, जिसमें पुणे की एक लड़की है, बॉम्बे की एक लड़की है, कायरो बाहर एक मुस्लिम लड़की है। बहुत सारी लड़कियां उसके रडार में आई गई, फंसी, काफ़ी कुछ हुआ उसका, लेकिन हर चीज़ को उसने मैनेज किया। अब 2024 में मैं जनवरी में मैंने तय कर लिया, जो होगा सो होगा, मेरी जान जाती है चलेगा, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा मरता है चलेगा, लेकिन अब मैं ये बात सबके सामने ला के रहूँगी। अब मैं पुलिस को बता के ही रहूँगी। मैंने आवाज़ लगाई, उठाई, और मैं सबसे पहले BHP में गई। वहाँ से मेरे को हेल्प मिला। मैं कई संस्थाओं में गई, भाजपा में गई, बजरंग दल में गई, उसके बाद मानव अधिकार संघ में गई, वुमेन उसमें काउंसिल में गई, 181 पे गई, भरोसा सेल में गई। मैं जनवरी महीने से आज तक में जगह जगह परेशान होती रही, लोगों के पास गुहार लगाती गई, एप्लीकेशन डालती गई। मुझे मदद मिला, लेकिन सहानुभूति मिली, लेकिन जो कार्यरत होना चाहिए, जो चीज़ें टाइमली प्रोसीड होना चाहिए, वो टाइमली प्रोसीड नहीं हुआ। इन बिटवीन क्या हो गया, जब बिश्रांतवाड़ी पुलिस स्टेशन तक अर्जी गई और उसको घर से उठा के लाया गया, नोटिस पे वो नहीं आया, तो वो जो रेंट मुझे भर रहा था जैसे तैसे रोज हो करके, वो रेंट भी उसने भरना बंद कर दिया। मुझे सॉल्यूशन कुछ नहीं मिला, पर मेरे को जो भी आ रही थी वो भी बंद हो गया। इसके बाद लैंडलॉर्ड ने मुझे बोल दिया कि आप जो एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट कीजिए और जून में आप यहाँ से निकल जाइए, घर वैकेट कर दीजिए। अब कहने का ये मतलब है कि मेरा अभी तक एग्रीमेंट, मेरा उसका जॉइंट एग्रीमेंट अभी भी एक्टिव है नवंबर तक। इसके पहले ही उसने
लैंडलॉर्ड को भी मैनेज कर लिया, क्योंकि लैंडलॉर्ड का जो मेरे पास रिक्वेस्ट आया, मतलब नोटिस आया, उसमें मेरा एड्रेस मेरा ही था, उसका विश्वजीत का एड्रेस चेंज था, वो जहाँ पे करंट रह रहा है वो। ये बहुत बड़ा साक्ष्य है कि वो मैनेज किया है। अब उसके बाद भी मैं भागते रही, दौड़ते रही, बीएसपी को बोलते रही, सबको बोलते रही कि मेरा हेल्प करो, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास जगह नहीं है जाने की, मेरे पास कोई समाज नहीं है, मेरे पास कोई आगे पीछे नहीं है। किसी ने हाँ ठीक है देखते हैं ना, बस इतना ही तक रहा। उसके बाद जो है मैंने फिर यहाँ पे आप सबके सामने ये मामला रखा है। पुलिस ने FIR दर्ज की 22 मई को। मैं जाके थाने में बैठ गई। उस दिन मेरा जन्मदिन होता है, लेकिन मैं भूखी प्यासी पुलिस के यहाँ पे मैं सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक बैठी रही। और मैं बैठी, और सिर्फ बैठी ही नहीं, मैंने सीधा यही कहा पुलिस को। बहुत पुलिस आनाकानी कर रही थी, बहुत बहाने कर रही थी, ये नहीं है वो नहीं है, मैडम आप 4 दिन बाद आइए, 5 दिन बाद आइए। मैंने कहा मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, जितना दिन लगे ठीक है, आप अपना काम करिए। जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ FIR करना चाहिए, उस दिन आप FIR करना, तब मैं घर जाके खाना पानी पीऊँगी, खाऊँगी। जब देखा तो रात के 12 बजे पुलिस ने FIR दर्ज की, धाराएं लगाई, लेकिन अभी तक 22 तारीख से लेके अभी तक में वो बंदा अभी तक पुलिस स्टेशन में हाजिर नहीं हुआ। पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं तो पुलिस तरह तरह की बातें कर रही है। मेरे आप सबसे गुजारिश है, बहुत बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरी मदद करें। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए सख्ती से, एकदम सख्ती से इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मेरे घर से किधर जाऊं बच्चों को लेकर के, कहाँ जाऊं? ना मेरे पास उस इंसान के खातिर मेरे पास ना समाज बचा, ना परिवार बचा, ना अपने बचे, ना कोई बचा है। तो इस आदमी के गुनाह की वजह से 3-3 जिंदगियां यहाँ पे तलवार के नोक पे चढ़ी हुई हैं। अगर हम सड़क पे आ जाते हैं तो पता नहीं कुछ भी अघटन घट सकता है, ऐसा ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे गुहार लगाई, क्योंकि आप लोग समाज के प्रतिबिंब हो, आप लोग आईना हो, आप लोग सच दिखाते हो। इसीलिए सब जगह से हार करके आप लोगों के पास बड़ी उम्मीद से मैं आई हूँ कि मेरा जो कष्ट है, मेरा जो दुख है और मेरा जो परेशानी है वो आप लोग उजागर करोगे और मुझे प्रशासन से सही जो है मदद मिलेगी, कार्यवाही होगी शक्ति से, वो आदमी जेल के पीछे जाए, मेरी यही मांग है। आपका वहाँ का नाम क्या है? मेरा वहाँ का पहले का नाम था सुमित्रा वार्ष्णेय। पति का नाम क्या था? सुमित्रा अजीत वार्ष्णेय। और ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको इस बंदे के साथ आना पड़ा? कोई मजबूरी नहीं थी मैडम, कोई ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन इसमें वो मजबूर किया गया क्योंकि मुझे ब्रेन वॉश किया गया। मैं उस वक्त, मैं खुद आज अपने आप से सवाल करती हूँ कि उस वक्त मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों चीज़ें नहीं समझ पाई। उसने मुझे इतना प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताई, रिश्तों की गहराई को उसने बताया, चीज़ों को इतना मैनिपुलेटिवली उसने मेरे सामने स्केच किया, अपना फिगर इतना अच्छा एक जेंटल फिगर सामने स्केच किया कि मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए गॉड है। वो एक गॉड फिगर के रूप में आया था और मेरे जो 19 ईयर्स पुराना रिश्ता था उसको उसने एकदम से कचरा बना दिया था, स्क्रैप। उसने वो चीज़ें। लेकिन आपके पहले वाले रिश्ते में ऐसी कौन सी समस्या आ रही थी जिस वजह से? उसने कोई समस्या, उसके मिलने से पहले कुछ भी समस्या नहीं थी। वो रिश्ता बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, एक स्टेबल पॉइंट पे था। वो अपना काम करते थे, मैं अपना काम करती थी। मैं शुरू से गृहिणी रही हूँ, मैं मेरे बच्चों के जन्म से पहले शिक्षिका रही हूँ, मैं टीचर थी। तो बच्चे होने के बाद फिर मैंने अपने प्रोफेशन को स्टॉप कर दिया क्योंकि घर गृहस्थी ये सब चीज़ों में पति ये सब चीज़ मेरे लिए मायने रखती थी। दूसरी शादी करने से पहले आपके पहले पति से तलाक हुआ? नहीं, पहले पति से तलाक ऑन पेपर। नहीं तो वो आप भी है ना फिर? हाँ, गलत में मैं हूँ, उस चीज़ को मैं स्वीकार कर रही हूँ। गलत में आप तो कह रहे हैं कि आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, उस फेज में मैं आपको यही चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ। उस फेज में मैं उस आदमी की बातों में इस तरीके से कलर्ड हो चुकी थी, इस तरीके से उसने मुझे पेंट कर लिया था। मैडम जी, ये साबित करना बहुत मुश्किल है। आप
जो कह रहे हैं ना, हाँ, उसके सबूत साबित करना बहुत मुश्किल है। फिर आप कह रहे हो कि पुलिस आपका साथ कैसे देखती है? नहीं, कानून कैसे देगा आपका साथ? इतना आपने एक आदमी के भरोसे को तोड़कर, पति पत्नी के बॉन्ड को तोड़कर दूसरे आदमी से संबंध बना के रखकर उसके साथ में चली गई, ये कानून में बहुत गलत बात है ना। नहीं, ये बात गलत बात है, ये बात है सही, लेकिन जिस परिस्थिति में हुआ है और जिस परिवेश में हुआ है, ठीक है, उसका सारा का सारा पॉइंट जो है आप उसको देखो, ठीक है। मैं ये नहीं डिनाई कर रही हूँ कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ। अगर डिनाई कर रही होती थी तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आती। मैं इस चीज़ को स्वीकार कर रही हूँ कि जहाँ मेरी गलती है वहाँ मेरी गलती है, लेकिन किसी के माथे पे ये नहीं लिखा रहता है कि वो इंसान इस तरह से हो सकता है। परेशानियाँ सहने के बावजूद कभी ऐसा आपको लगा ना कि मैं अपने पहले पति के पास चली जाऊँ? नहीं। मैं मेरे मायके के पास चली जाऊँ? नहीं, मेरे मायके की तरफ से मैं आपको क्लियर कर दूँ, मेरी माता जी 84 ईयर्स बहुत वृद्धा है, ठीक है। आपके भाई बहन को? और मैं बता रही हूँ, और मेरा भाई दिव्यांग है, आंखों से दिखता नहीं है, शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है। तो मेरी माता और मेरे पिताजी नहीं हैं, वो गुजर चुके हैं। तो मेरे मायके की तरफ से कोई भी नहीं है, राइट, मेरे मायके की तरफ से कोई भी नहीं है। और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे पीछे कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। इस आदमी को सब कुछ पता था, इसने बहुत टैक्टफुली मुझसे बातों बातों में मेरा पूरा बैकग्राउंड चेक कर लिया था, मैं किस माहौल में हूँ, अगर वो मेरे साथ कुछ गलत करता है तो क्या कोई मेरे साथ खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट मेरे पास एक एक सबूत है, ऑडियो कॉल्स कहो, वीडियो कॉल्स कहो, रिटन लेटर्स कहो, चाहे मेरे पास बारीकी से बारीकी सबूत है इस आदमी ने का किया हुआ। तो अपने अपने पति के साथ में कोई बात नहीं? मेरे पति के साथ शुरुआत में ये कोई बात करने ही नहीं देता था, कभी भी नहीं। अपने पति के साथ में अकेले में आपने कि नहीं, मेरे साथ नहीं, ये आदमी 2020 से जब तक हम साथ में थे तब तक इसने अपना काम घर से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि एक तो कोविड का उस समय था, तो उस समय कुछ दिन कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम किया था। बाद में इसने अपना काम घर से ही, ऑफिस घर में ही सेट कर लिया, कहीं नहीं जाता था। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, एक गुलाम के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती है जैसी स्थिति में मैं ये 2 से 3 साल गुजारी हूँ एक गुलामी में। बड़ी लिखी महिला है, आप 3-4 साल से उसके साथ रिलेशन में है, आप इंटरनेट चलाती हैं, आप शिक्षिका थी, तो क्या आप सेल्फ डिपेंडेंट होने का कभी नहीं सोचा? बहुत कुछ सोचा सर। मैंने 2021 में ऑनलाइन चुरा करके ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की थी। मैंने एडवोकेट से चुरा करके इस बारे में बात भी किया था। मुझे पैसे नहीं देते थे, वो सारा खर्चा अपने पास रखते थे, ठीक है। मुझे गिन करके पैसे दिए जाते थे जो बिल्स भरने के लिए, उसका मुझे उनको सबूत देना पड़ता था। यहाँ मैंने बिल्स भरे, ये तुमने ये दिया, 20,000 दिया, 20,000 मैंने यहाँ खर्चा किया, उसके ऊपर 1 रुपया वो मुझे नहीं देता था, ठीक है। मेरे पास में बड़ी मुश्किल से मैंने 5-6 महीने में एक 5,000 रुपीज़ मैंने इकट्ठा करके यहाँ वकील से मैंने बात किया था, एडवोकेट शिरीष नाम था उनका, उनसे मैंने सारी बातें करी थी। तो उन्होंने एक मेमोरेंडम बनवाया था और बोला था कि देखो मैडम, इसमें तो हम आपका कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते हैं टिल देन कि वो बंदा भी सामने आके एक्सेप्ट करे कि वो तुम्हारे साथ रह रहा है करके। एटलीस्ट इतना भी अगर कर लोगे तो तुम्हारा ये सेफ रहेगा। अदरवाइज जब तक वो तुमसे मैरिज नहीं करता है, रजिस्टर्ड नहीं करता है, लीगली हम आपका कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर भी मैंने कोशिश किया था कि या तो ये चीज़ हो या तो वो चीज़ हो, कहीं से तो ये स्टॉप हो, ठीक है। मेरा मजबूरी का उसने बहुत फ़ायदा उठाया, जानलेवा हमला बहुत बार किया। मैं जब पुलिस के पास जाने की बात लगती थी तो पहले तो 2 बार ऐसा किया, 2-3 बार घर में ले आया, मनाया, बहलाया, फुसलाया। मेरा एक ही कमज़ोरी थी कि मुझे मेरा परिवार चाहिए, एक परिवार, एक समाज चाहिए बच्चों के लिए। मैं अगर कुछ भी आवाज़ उठाती हूँ, कुछ भी करती हूँ तो मैं सड़क पे आ जाऊँगी। लेकिन आज जब उसने मुझे सड़क पे ला ही दिया है तो अब तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। पहले मैं मजबूर थी, हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन उसने जो एक इमोशनल बॉन्ड मेरे चारों तरफ घेर लिया था, एक घेरा बना लिया था, उस घेरा को ब्रेक करने में मुझे टाइम लगा। आज वो घेरा टूट चुका है, आज वो इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो चुकी है, आज सच्चाई मेरे सामने आ गई है। तो अब मुझे आवाज़ उठाने में
कोई डर नहीं है। पहले जब आप इस इंसान से मिले थे तो क्या आपको कुछ हेल्थ की परेशानी थी, इस वजह से मिले थे? नहीं, या ऐसे ही फ्रेंड जैसे? बहुत अच्छी थी। हाँ, तो किस वजह से मिलना हुआ इस व्यक्ति से? मिलना इस वजह से हुआ कि हम लोग एक ही ऐप में सिंगिंग करते थे। मुझे भी गाने की बहुत शौक है, उसको भी गाने की शौक है। वो गाने के ऐप में हाय हेलो होना, उसके बाद जो है उसका बहुत ज़्यादा क्लोज होना। देखो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, वो जिस जगह पे मिला है वहाँ मैं महज जब समय निकलता था तो अपना शौक पूरा करती थी। मेरा शौक था गाना गाने का, ठीक है, मैं अपना शौक पूरा करती थी। लेकिन उसका वो अड्डा था लड़की फंसाने का। वो चीज़ अभी क्लियर हो चुका है, क्योंकि उसी ऐप से उसने बाकी सारी लड़कियों को भी फंसाया। तो मेरे पास पर्याप्त सबूत है हर बात का, हर चीज़ का, जो मैं कोर्ट में समय आने पर बिल्कुल पेश करूँगी। बहुत कुछ है, कहीं से भी मेरे साथ जो घटा है वही मैं सबके सामने रख रही हूँ। आपने कहा कि आपको 5 बार जान से मांगे मैं अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा, तो ये एंगल इस तरीके से नजर आ रहा है कि आपके धर्म वालों ने आपका साथ नहीं दिया। मेरे धर्म वालों के, मैं अगर सही बताऊं, अगर धर्म की बात की जाए तो जब मैं आवाज़ उठाई और बीएचपी के पास गई, ठीक है, बीएचपी शहर के प्रमुख डायरेक्ट उनसे मिली, उनसे मुझे बहुत सहानुभूति मिली, ठीक, लेकिन जो मुझे मदद, इंस्टेंट मदद मिलना चाहिए वो नहीं मिला। सहानुभूति से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं मिला, तो इसीलिए तो कहीं से भी मुझे नहीं मिला। मैं क्रिश्चियन एसोसिएशन में भी गई, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हिंदू का दरवाजा खटखटाई, मैं क्रिश्चियन एसोसिएशन में भी गई कि आपका बंदा मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है, और मेरे बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, हमें सड़क पे लाने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने यही कहा ये आपका फैमिली मैटर है, हमारा रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। आपका कैसे रिलीजन से लेना देना नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ, कैसे रिलीजन से लेना देना नहीं है? जब आप धर्म परिवर्तन के एवज पे हमारे ऊपर प्राणघाती हमला कर रहे हो तो ये बात धर्म की ही है ना, ये पारिवारिक तो रही नहीं। आप दहेज के लिए मुझे नहीं मार रहे हो, आप मुझसे पैसा ऐंठने के लिए आप मुझ पर हमला नहीं कर रहे हो। आप धर्म परिवर्तन करो, गौ मांस खाओ, ये आपका मुख्य मतलब सोच है, आप उस सोच पे काम कर रहे हो, तो कैसे ये धर्म की बात नहीं हुई? अच्छा, आपके अभी क्या मांगे है? इसके बाद में कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? उनका यही कहना था, और अपने बच्चों को भी ढूंढने की नहीं, मैं बता रही हूँ, उनका यही कहना था। मैंने उनसे संपर्क किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार संपर्क किया, उनसे बात करने की कोशिश की। उनका यही कहना था कि तुम कुछ भी नहीं सोची, एक बार भी परिवार का नहीं सोची, हमारे समाज का नहीं सोची, अब हम तुम्हारे लिए नहीं सोच सकते, ठीक है। बच्चे की बात आई, ठीक, बच्चे इतने भी छोटे नहीं थे, कम से कम बेटी इतनी छोटी नहीं थी कि वो एक बार मुझसे बात नहीं कर सकती थी, बता सकती थी मम्मी ऐसे बोल रही है। बेटी भी एकदम तुम्हारे बात पे ही ट्रस्ट की, उसके बात पे ट्रस्ट की। एक बाहर का आदमी आया और उसने उसको बहलाया फुसलाया और वो बात मान ली, तो ठीक है, जो भी होगा कोर्ट के थ्रू होगा, जो भी होगा कोर्ट जैसे आदेश करेगी वैसा होगा, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, ये उनका कहना है, ठीक है। तो अभी मैं उधर से तो ख़त्म हो गया सब चीज़, कोर्ट की बात जब आ गई तो ठीक है। दूसरी बात है कि अब उधर तो मेरा कुछ बचा ही नहीं, बच्चे भी मैं अगर ऐसे डाल दूँ तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों के साथ क्या होगा कैसा होगा, मैं नहीं, कुछ भी, मैं अभी इस फेज पे मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकती, मैं बच्चों को उधर नहीं भेज सकती। अभी आपकी मांगे क्या, आप क्या चाहती है अभी एग्जैक्टली? प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे, जो एफआईआर दाखिल हुई है, धाराएं उसमें जो लगाई गई है, उसमें मेरे साथ जो ये शारीरिक क्षति हुई है, बच्चों के ऊपर जिस तरीके से मारा पीटा गया है, वो सब चीज़ें बहुत हल्के तौर पे धाराएं लगी हैं, कड़क धाराएं लगाए और सख्ती से कार्रवाई हो, यह मानुस जेल में जाए, ये चीज़ मैं चाहती हूँ। तो आप जैसे कह रही थी कि बाकी लड़कियों को भी फंसाया है, तो उनसे कांटेक्ट किया आपने? मैंने एक से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसने उस चीज़ को भी कबूला है, मेरे पास उसका भी सबूत है, ठीक है। बाकी उसके साथ का फोटोग्राफ्स, ईमेल कन्वर्सेशन, होटल बुकिंग, हर चीज़ का मेरे पास सबूत है कि वो आदमी कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या कब कब किया है, पूरा तो आप सब मिलके उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? नहीं, ऐसा है
सब उसने वो बहुत शातिर है, सबके पास वो प्यारा गुड बनी बन के सबके पास बैठा है। स्वीट शुगर होता है ना, उसको बोला है मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, ये वो। उसको भी पता है कि ये आदमी गलत है, लेकिन वो भी अपना क्लियर कर रही है, ये भी अपना क्लियर कर रहा है, बात सेट है। कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो वो उनसे क्यों नहीं शादी की? आपसे शादी करके घर में लाई, इतना सब कुछ किया। उसके साथ भी किया था, एंगेजमेंट तक बात गई थी, लेकिन अभी आगे का नहीं मालूम है उन लोगों के बीच में क्या पचड़ा हुआ क्या नहीं बता नहीं सकते, लेकिन बात एंगेजमेंट तक गई थी। वही सेम प्रोसेस, घर में बुला करके एंगेजमेंट करना, ये वो। मुझे चर्च में लेके गया, चर्च में भी शादी करा, लेकिन चर्च में भी जो है कुछ एविडेंस रखने नहीं दिया। मेरे से मेरा फ़ोन ले लिया गया था, जब बार चर्च लेके जाता था मेरे से मेरा फ़ोन ले लेता था, ताकि मैं कुछ वीडियो ना बना सकूं, कोई फोटोग्राफ्स ना ले सकूं। और उसके बाद जो है मैंने जब सवाल किया कि रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया गया हमारे सेरेमनी को, क्यों नहीं उसमें वही में लिखा गया, ये हमारे समाज में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी होता है, कहीं पर भी जाते हैं तो होता है, आपके इसमें क्यों नहीं हो रहा? तो मुझे ये बताया गया कि हमारा चर्च रजिस्टर्ड नहीं है, जब चर्च रजिस्टर्ड होगा तभी हम आपका केस रजिस्टर करेंगे। नंबर हमने लिख के रख दिया है, सारा मैटर लिख के रख दिया, टेंशन मत लो। मैंने पूछा कहाँ है, तो बोला वो आप। फिर मेरे को साइड में ले जा करके, तुम क्या पुलिस हो क्या, इतना इतना क्वेश्चन क्यों, मुझसे ये बोला गया। ठीक, वो चर्च भी उसके खुद के बुजुर्ग फ्रेंड बचपन का, जिसको कन्वर्ट किया उसके ही मदर ने, वो चर्च, वो और उसकी वाइफ दोनों मिलकर चर्च चलाते हैं। ठीक है, रावेत में है वो चर्च। तो इतना सब कुछ फ्रॉड मेरे साथ हुआ, मेरे विश्वास को हर शुरू से लेके आखिर तक उसने मेरे विश्वास को जीत करके हर गुनाह करता रहा।